जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में मेरे पास 5 LOS रहने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला कॉन्सेप्ट बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। नाउ इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट 2 तरीके के हैं। पहली रिपोर्ट को कहा जाता है इनिशिएटिंग कवरेज और दूसरी रिपोर्ट को कहा जाता है सब्सिक्वेंट रिपोर्ट। ना बच्चे ने कहा सर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है? ना बेटा, कल हम सब लोग एनालिस्ट बनेंगे, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और हमें कंपनी के ऊपर क्या करनी होती है? फंडामेंटल रिसर्च करनी होती है। तो मान के चलते हैं आज एक स्टॉक है रिलायंस जो मार्केट में चल रहा है 1300 रुपये। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले समझना है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी के पास क्या सर्विसेज हैं, कंपनी की क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? कंपनी की रेशो को एनालाइज करते हैं और हम बनाते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं? कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं और कंपनी के टारगेट प्राइस पे अराइव करते हैं। ना मान के चलते हैं कंपनी का टारगेट प्राइस आता है 1400 रुपये, मार्केट में चल रहा है 1300 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें लगता है आज 1300 रुपये का है लेकिन लगता है शेयर 1400 का हो जाएगा, इसमें इतने परसेंटेज का अपसाइड है और हमें स्टॉक को क्या कर लेना चाहिए? हमें स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। सेम वाइज मान के चलते हैं हमारी वैल्यूएशन आ जाती है 1000 रुपये। तो हम कहते हैं अभी शेयर चल रहा है 1300 रुपये का, हमें लगता है 1000 रुपये का है, इतना डाउनसाइड है, तो आपको शेयर को क्या नहीं करना चाहिए? आपको शेयर को बाय नहीं करना चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का मतलब है कंपनी को डिटेल्ड एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है? उसके ऊपर अपने टारगेट प्राइस दे देना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ए, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कितने तरीके की होती हैं बेटा? सो रिसर्च रिपोर्ट 2 तरीके की हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट को कहते हैं इनिशिएटिंग। तो बच्चे ने कहा इनिशिएटिंग का मतलब क्या है? इनिशिएटिंग का मतलब है बेटा ये पहली बार रिपोर्ट जब आप लिख रहे होते हो, ये जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होती है। फिर आपके पास जो रिपोर्ट आती है दैट इज़ गोइंग टू बी सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? आपने एक बार डिटेल रिपोर्ट लिख लिया, उसके बाद कंपनी के नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल आते हैं, नया डेटा आता है, उस नए डेटा के बेसिस पे आप क्या करते हो? कंपनी को वापस से एनालाइज करते हो। तो पहला है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी। इसमें क्या क्या बातें आती हैं? पहला आता है आपका फ्रंट मैटर। तो बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट मैटर? बेटा इसमें आप लिखते हो कि कंपनी का नाम क्या है, आपका खुद का नाम क्या है, देन आप लिखते हो कि कंपनी का प्राइस मार्केट में चल क्या रहा है और कंपनी का टारगेट प्राइस क्या है। फिर आप क्या करते हो? जो भी आप रिकमेंडेशन दे रहे हो बाय सेल, उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या रीजंस हैं, आप ये बताते हो। फिर आप कंपनी के बारे में बताते हो, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की सेल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। फिर आता है इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। तो क्या कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? नाउ अगर आज मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू अमूल या मदर डेयरी, या फिर मैं बात करूं फॉर दैट मैटर यूनिलीवर, ये सारी की सारी FMCG कंपनीज हैं। इन कंपनीज के पास क्या एक एडवांटेज है? दैट इज गोइंग टू बी नेटवर्क ऑफ डीलर। इनके पास रिटेल नेटवर्क क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इनका क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। HDFC के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? HDFC हर इंडिया के गांव, विलेज, शहरों में हर जगह बसा हुआ है। तो ये HDFC का क्या है? ये HDFC का एक मोट है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सेम वाइज आप एनालाइज कर रहे हो फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? वो सबसे कम रेट्स पे क्या करता है? एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग बतानी है। फिर आता है कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे हम रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, डेट इक्विटी निकालते हैं, देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड अच्छी हो रही है या गंदी हो रही है। फिर हम क्या करते हैं? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं? कंपनी के वैल्यूएशन को कर देते हैं। इसमें हम ESG फैक्टर को भी डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं। ESG का मतलब है कि कंपनी की गवर्नेंस कितनी अच्छी है। ना कुछ कंपनीज हैं जिनकी गवर्नेंस बहुत वीक है। ना फॉर एग्जांपल अभी केस हुआ इंडिगो का, जहाँ पे उन्होंने एविएशन मिनिस्ट्री के नॉर्म्स को मीट नहीं करा। ये क्या है? एक बैड गवर्नेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का गवर्नेंस कितना स्ट्रांग है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं या नहीं है। सेम वाइज जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या फैक्टर होगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे बात करना पड़े पेपर इंडस्ट्री, जो कंपनीज पेपर बनाती हैं,
पेपर कैसे बनता है बेटा, पेड़ कट के बनता है। तो क्या इन्वायरमेंट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? आंसर इज येस। जो कंपनीज डीजल गाड़ियां बनाती हैं, क्या उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे? येस। सेम वाइज जो कंपनी सिगरेट बनाती हैं, लिकर बनाती हैं, क्या उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अकाउंट सोसाइटी? आंसर इज येस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईएसजी फैक्टर को कंसिडर करते हैं। फिर हम बताते हैं रिस्क एंड देयर वैल्यूएशन इम्पैक्ट। आगे चल के क्या रिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू बढ़ भी सकती है और शेयर की वैल्यू घट भी सकती है। ना फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आज आपने इन्फोसिस के ऊपर रिपोर्ट दी और आपने टारगेट प्राइस दे दिया 1200 रुपये का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि क्यों कल को शेयर गिर सकता है। हो सकता है कल को क्लाउड का कोई नया वर्जन आ जाए जिसकी वजह से ये स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क भी क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से कल आपकी रेटिंग चेंज हो सकती है। आज अगर अपसाइड है तो कल डाउनसाइड हो सकती है, अभी अगर डाउनसाइड है तो कल अपसाइड हो सकती है। तो बेटा पहली रिपोर्ट है इनिशिएटिंग कवरेज। इनिशिएटिंग का मतलब है काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट। इसमें क्या क्या बातें आएंगी फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फ्रंट मैटर, आपकी रिकमेंडेशन क्या है। देन व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द रिकमेंडेशन, कंपनी करती क्या है, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपनी का रेशियो एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, ईएसजी को इंक्लूड करेंगे और फाइनली रिस्क फैक्टर्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आती है सब्सिक्वेंट रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट का मतलब क्या है, ये बेटा जब भी कोई नया डेटा आएगा हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को अपडेट करेंगे। यहाँ पे भी फ्रंट मैटर आएगा, अभी कीमत क्या चल रही है, टारगेट प्राइस क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर चेंज इन रिकमेंडेशन, नए डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने वैल्यूएशन मॉडल को क्या कर देंगे, अपने वैल्यूएशन मॉडल को अपडेट कर देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में हम क्या नहीं डालते, कंपनी डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग वाली बातें, ये सब बातें नहीं डालते। अब अगर आपको एक रिपोर्ट देखनी है सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू मनी कंट्रोल और बेटा यहाँ पे आप एक बार रिसर्च पे आ जाइए। नाउ इफ आई कम टू रिसर्च तो देखिए रिलायंस के ऊपर किसकी एक रिसर्च अवेलेबल है, दैट इज बाय मोतीलाल एंड इफ आई क्लिक ऑन पीडीएफ। नाउ ये कितने पेजर की रिपोर्ट है बेटा, 14 पेज की। तो हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी रिपोर्ट होगी, सब्सिक्वेंट। ये देखिए इससे पहले भी क्या मोतीलाल ने 17 जनवरी को मोतीलाल ने क्या रिलायंस पे दे रखा है, येस। उससे पहले भी उन्होंने रिपोर्ट दे रखी है, येस। तो ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है, तो ये कौन सी रिपोर्ट है बेटा, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका सीएमपी, इसका टारगेट प्राइस और इसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशन क्या है, बाय। अब आपको नीचे क्या बताना पड़ेगा, व्हाट आर दी रैशनल्स जिसकी वजह से आप ये बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हो। नीचे देखिए क्या एनालिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट के नाम क्या लिखे हुए हैं, आंसर इज यस। तो ये सारी बातें क्या होती है, ये सारी बातें आपकी फ्रंट मैटर में होती हैं। फिर ऐसे ही आपको क्या करनी होती है, ऐसे ही आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं। ठीक है बेटा, सो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर ए जिसमें हमने बात करी विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। अब मेरा आता है कॉन्सेप्ट नंबर बी जो बात करता है बिजनेस मॉडल की। ना बिजनेस मॉडल का मतलब है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोडक्ट सेल करती है, उसके कौन कस्टमर्स हैं, उनके कौन मेजर सप्लायर हैं। नाउ मान के चलिए अगर आपको मेरे बिजनेस मॉडल की बात करनी है तो मैं करता क्या हूँ, मैं CFA के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरा मेन प्रोडक्ट या मेरी मेन सर्विसेज हैं। मेरे कस्टमर कौन है, वो बच्चे जो कॉमर्स के हैं और जो फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरा मेन सप्लायर कौन है, तो मान के चलते जिनसे मैं LMS की सर्विस लेता हूँ वो कौन है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई मेन सप्लायर। मेरे पेमेंट टर्म्स क्या हैं, मैं बच्चों से पेमेंट कैसे चार्ज करता हूँ, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं बिजनेस मॉडल में। नाउ बिजनेस मॉडल को समझने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला, कंपनी के डेटा जो कंपनी ने खुद दिया है, फॉर एग्जांपल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या कंपनी की इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। फिर हम क्या करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल डेटा को कई बार देख लेते हैं। फिर हम करते हैं प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी डेटा। इसका मतलब क्या है, आपने कुछ थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट्स परचेज करी हैं, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं इकरा की, क्रिसल की, ब्लूमबर्ग की। ये सारी की सारी रिपोर्ट क्या होती हैं बेटा, पेड होती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी डेटा। तो 3 बातें भी हमने करी, डेटा किसने दिया, सीधा कंपनी ने दिया। फिर हमने पब्लिकली अवेलेबल डेटा को दिया, इसका मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा को यूज़ करा। फिर हमने क्या करा, प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी डेटा को यूज़ करा। फिर आप खुद क्या कर सकते हो, प्रोप्राइटरी रिसर्च भी कर सकते हो। नाउ मान के चलते हैं आप PVR के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और कोई नई मूवी आई है, अब आप देखना चाहते हो कि मार्केट में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप खुद PVR के सिनेमा में गए और आपने मूवी की टिकट देखी और आपने ऑडियंस से पूछा कि मूवी कैसी लगी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, खुद सर्वे करना या रिसर्च करना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च। तो कभी भी किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 बातें। नंबर 1, आप कंपनी का जो डेटा कंपनी ने दिया उसको रेफर कर सकते हो। आप थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट्स बाय कर सकते हो, आप पब्लिकली अवेलेबल थर्ड पार्टी रिपोर्ट को देख सकते हो। और 4th, आप खुद क्या कर सकते हो, आप खुद रिसर्च कर सकते हो।
फिर आपको आता है कि जब भी आप फाइनेंशियल मॉडल्स बनाओगे तो कंपनी के रेवेन्यू को कैसे फोरकास्ट करोगे। तो बेटा रेवेन्यू को फोरकास्ट करने की दो अप्रोचेस हैं, एक का नाम है बॉटम अप और एक का नाम है टॉप डाउन। तो बच्चे ने कहा बॉटम अप और टॉप डाउन क्या होते हैं ना बेटा। टॉप डाउन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उन कंपनीज के लिए जो बहुत बड़ी हैं। बॉटम अप हम उनके यूज़ करते हैं जो बड़ी भी हैं और जो छोटी भी हैं। सो दैट मीन्स बड़ी कंपनीज के लिए तो दोनों अप्रोचेज यूज़ करी जा सकती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉटम अप। तो बच्चे ने कहा दोनों अप्रोचेज हैं क्या। ना बेटा मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट करना है। अब लॉजिकली सोचिए, आप मेरी कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। तो आप मेरे से सवाल पूछोगे सर आपका लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना था, आपने लास्ट ईयर कितने बच्चे पढ़ाए, आपकी फीस कितनी थी, उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, मेरे रेवेन्यू को फोरकास्ट करोगे। दैट मीन्स कहीं पे भी आपने क्या बात करी, इंडिया की ग्रोथ क्या होगी, एडटेक सेक्टर की ग्रोथ क्या होगी, आपका मार्केट शेयर कितना है, आंसर इज नो, क्योंकि मैं बहुत छोटा प्लेयर था। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब है आपने कुछ भी इंडिया से रिलेटेड बात नहीं करी, आपने सीधा मेरे बिजनेस से रिलेटेड बात करी। फिर आता है बॉटम अप। अब मान के चलते हैं आपको मारुति का रेवेन्यू फोरकास्ट करना है। अब आप क्या करोगे, क्या मारुति एक बहुत बड़ी कंपनी है, आंसर इज यस। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ कितनी होने वाली है, उस जीडीपी में ऑटो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उस ऑटो में मारुति कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। सो टॉप डाउन में हम स्टार्ट किसके साथ करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इकोनॉमी की बातें करते हैं। बॉटम अप में क्या करते हैं, हम सीधा कंपनी से रिलेटेड बातें कर देते हैं। अब मारुति के केस में क्या बॉटम अप भी पॉसिबल है, आंसर इज यस। आप देख सकते हो कि कंपनी की लास्ट 3-4 सालों की सेल कितनी है, सेल्स किस रेट से ग्रो हो रही है, गाड़ियों की कीमतें किस रेट से ग्रो हो रही हैं, उसके बेसिस पे भी क्या हम रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकते हैं, यस। उसको क्या बोलते हैं, बॉटम अप। तो रेवेन्यू फोरकास्ट करने की दो बातें हैं, एक को बोलते हैं टॉप डाउन, एक को बोलते हैं बॉटम अप। जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए सिर्फ बॉटम अप यूज होगा, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए दोनों अप्रोचेज यूज करी जा सकती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू इसी में, दैट इज प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का मतलब है कि आप अपने कस्टमर से कीमतें चार्ज कर सकते हो, आपकी प्राइसिंग पावर इतनी है ना। लॉजिकली सोचिए, मान के चलिए CFA में हर दूसरा टीचर 35,000 चार्ज कर रहा है और कल मैं 90,000 चार्ज करने लगता हूँ, तो क्या आप बच्चे लोग मेरे पास आओगे और पढ़ोगे, आंसर इज नो। तो क्या मेरे पास प्राइसिंग पावर है, मेरे पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो कब आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती, बेटा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तब आपके पास क्या नहीं होती, प्राइसिंग पावर। सेम वाइज आज आप गए और आपने देखा एक कैब आपसे चार्ज कर रही है 500 रुपये, आपने फट से दूसरे उस पर देखा कैब आपसे चार्ज कर रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पे 300 रुपये। तो क्या कोई भी बंदा 500 वाली कैब लेगा, आंसर इज नो। आपके पास पावर नहीं है कि आप क्या कर सको, एक्स्ट्रा चार्ज कर पाओ। लेकिन आप खुद सोचिए, अब आप एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और मान के चलते इनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या वो बिजली के रेट बढ़ा सकती है, आंसर इज यस। क्या आप मना कर सकते हो कि मेरे को बिजली नहीं चाहिए, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, यहाँ पे हाई बैरियर्स टू क्या है, यहाँ पे हाई बैरियर्स टू एंट्री है। तो दो चीज़ें हैं, जो छोटे लोग हैं उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास हमेशा प्राइसिंग पावर होती है। ठीक है, तो बेटा एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। तो हमने 3 बातें करी। मेरा पहला कॉन्सेप्ट बात करता था विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट 2 तरीके की है, एक का नाम है इनिशिएटिंग, एक का नाम है सब्सिक्वेंट। इनिशिएटिंग का मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट, इसमें क्या क्या बातें होंगी, कंपनी डिस्क्रिप्शन होगा, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होगा, हम डिटेल्ड वैल्यूएशन करेंगे। फिर आता था सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब था हम सिर्फ रिपोर्ट को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे इन लाइट ऑफ न्यू डेटा। फिर हमने बात करी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब है कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के कस्टमर कौन है, कंपनी के सप्लायर कौन है। इसको समझने के लिए हम 4 चीज़ें करते थे। सीधा डेटा डायरेक्टली कंपनी से ले लेते थे, प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी रिपोर्ट यूज़ करते थे, पब्लिकली थर्ड पार्टी रिपोर्ट यूज़ करते थे, और प्रोप्राइटरी क्या करते थे, रिसर्च करते थे। फिर था कंपनी का रेवेन्यू हमें फोरकास्ट करना है। 2 अप्रोचेस थी, एक का नाम था टॉप डाउन, एक का नाम था बॉटम अप। फिर हमने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग पावर। जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि कंपनी के पास क्या है, वहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा प्राइसिंग पावर है। चलिए आइए बेटा इन्हीं के ऊपर एक सवाल करते हैं, देन वी मूव टू आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो मेरा पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सी बात सब्सिक्वेंट के लिए करेक्ट है? द रिपोर्ट अपडेट्स द रिकमेंडेशन इन लाइट ऑफ न्यू डेटा। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑडियंस इज दोज हु आर नॉट नॉलेजेबल। इसका मतलब जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट होती है काफ़ी डिटेल्ड होती है ना, काफ़ी डिटेल्ड नहीं होती। देन द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सच एज इंडस्ट्री ओवरव्यू, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, ESG फैक्टर। ये बातें इनिशिएटिंग कवरेज में होती है, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स में नहीं होती। तो मेरे को बताइए इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है? तो बच्चे ने कहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर रिसर्च डेटा प्रोवाइडेड बाय ब्लूमबर्ग, क्या होता है? क्या ब्लूमबर्ग का डेटा थर्ड पार्टी है? यस। क्या ये पेड है? यस। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी डेटा। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी डेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए मुझे आपको बेटा 2 चीज़ें सिखानी है। एक वर्ड होता है मार्केट शेयर और एक वर्ड होता है बेटा मार्केट साइज। तो बच्चे ने कहा मार्केट साइज का मतलब क्या है? मान के चलते हैं हमारी कंट्री में हम कहते हैं कि गाड़ियों की टोटल सेल होती है 100 करोड़ पैसेंजर व्हीकल, तो इसको बोलते हैं मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब है कि जितनी भी इंडिया में गाड़ी बेचने वाली कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का रेवेन्यू अगर जोड़ दूं तो वो रेवेन्यू कितने रुपए आता है? वो रेवेन्यू 100 करोड़ आता है। अब मैं कहता हूं मारुति का मार्केट शेयर 10% है। मारुति का मार्केट शेयर 10% है। इसका मतलब है मारुति का रेवेन्यू कितना है? मारुति का रेवेन्यू 10 करोड़ है। तो बेटा 2 वर्ड है मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है उस प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू कितना है कंट्री के अंदर। मार्केट शेयर का मतलब है कि एक कंपनी का कितना हिस्सा है। अब इसी के बेसिस पे बेटा आपको क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी का रेवेन्यू है 500 मिलियन का और कंपनी का मार्केट शेयर है 10%। आपको मार्केट साइज निकालना है। मार्केट साइज का मतलब इस केस में पेट फूड का टोटल मार्केट साइज कितना है ये आपको निकाल देना है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी का रेवेन्यू गिवन है, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना गिवन है? कंपनी का रेवेन्यू गिवन है 500 मिलियन। तो मैंने कंपनी का रेवेन्यू कैसे निकालना सिखाया था? मैंने कहा था मारुति का रेवेन्यू होगा मार्केट साइज, इस मार्केट साइज को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट शेयर के साथ। तो रेवेन्यू कितना गिवन है? 500 मिलियन का। आपको मार्केट साइज निकालना है। मार्केट शेयर कितना गिवन है बेटा? मार्केट शेयर गिवन है 10%। सो इफ आई हैव टू सॉल्व व्हाट इज माय मार्केट साइज, मेरा मार्केट साइज हो जाता है 500 मिलियन को डिवाइड कर दीजिए 10% के साथ, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 0.1। ये आंसर आएगा बेटा 5000 मिलियन। 5000 मिलियन को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर बिलियन में आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आता है? दैट इज गोइंग टू बी 5 बिलियन। एक नोट लिखेंगे, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। तो बताइए कितना मार्केट साइज है? तो बच्चे ने कहा मेरा मार्केट साइज कितना है प्रोडक्ट का? दैट इज गोइंग टू बी 5 बिलियन। इस 5 बिलियन में से कंपनी की 10% कंपनी की सेल है, तो कंपनी की सेल कितनी हो गई? दैट इज गोइंग टू बी 500 मिलियन। ठीक है। सो बेटा इसके साथ हमने क्या क्या कर लिया? कॉन्सेप्ट नंबर ए, कॉन्सेप्ट नंबर बी, कॉन्सेप्ट नंबर सी। अब मैं मूव कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट नंबर डी एंड ई पे। तो डी एंड ई में हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। और बेटा कॉस्ट 2 तरीके की होती है। एक कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और एक कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चे ने कहा दोनों के एग्जांपल दीजिए। तो मान के चलते हैं मेरा एक ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ और उसका मैं किराया देता हूँ। नाउ ये किराया बढ़ेगा घटेगा क्या? बेस्ड अपॉन माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? आंसर इज नो। तो ये कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब कि मैं कितने बच्चे पढ़ाता हूं, इस कॉस्ट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मुझे किराया 1000 रुपए देने हैं तो शायद 0 बच्चे हों या 1000 बच्चे हों, मुझे कितने रुपए का किराया देना है? मुझे अपना फिक्स रेंटल दे देना है। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ मान के चलते ये कैलकुलेटर मैं अपने सभी बच्चों को देता हूँ।
अगर मेरी क्लास में एक बच्चा होगा तो एक कैलकुलेटर, मेरी क्लास में 0 बच्चे होंगे तो 0 कैलकुलेटर, मेरी क्लास में 100 बच्चे होंगे तो मैं कितने कैलकुलेटर दूंगा? 100 कैलकुलेटर दूंगा। तो सोच के बताइए मेरे लिए कैलकुलेटर की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? दैट इज गोइंग टू बी वेरिएबल। जैसे 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 बच्चे चेंज होते जाएंगे कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, एक बच्चा हो या 100 बच्चे हो, आपको फिक्स खर्चा करते चले जाना है। अब सवाल ये उठता है, एक बिजनेस में फिक्स कॉस्ट हो ये अच्छी बात है या एक बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट हो ये अच्छी बात है? सो खुद लॉजिकली सोचिए, फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा होना अच्छी बात होती है या वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा होना अच्छी बात है? सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आप में से एक बच्चा कहता है अपने पापा को कि मुझे दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोलना है, दैट टू इन कनॉट प्लेस। जैसे आप अपने पापा को ये बात बोलोगे तो पापा के माइंड में आएगा कनॉट प्लेस एक बहुत ही महंगा एरिया है जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, और मान के चलते रेंट है 20 लाख रुपए महीना। तो पापा सबसे पहले ये बोलेंगे कि बेटा तू अपना रेंट कैसे निकालेगा, और मान के चलिए अगर आपका रेवेन्यू 0 है तो आपको तब भी 20 लाख रुपए का किराया देना है, तो आप कितने रुपए के लॉस में आ जाओगे? आप 20 लाख रुपए के लॉस में आ जाओगे अगर रेवेन्यू कितना रहा? 0 रहा। अब यही सोचिए अगर लैंडलॉर्ड बोल दे कि मैं आपके रेवेन्यू का 10% लूंगा, मैं आपके रेवेन्यू का 10% लूंगा, तो ये कॉस्ट कौन सी बन गई? वेरिएबल। अब लॉजिकली सोचिए अच्छी बात है या बुरी बात है? रेवेन्यू 0 तो रेंट 0, तो उसने क्या कहा? रेवेन्यू का 10% लूंगा एज ए रेंट। अगर रेवेन्यू 0 तो रेंट 0, रेवेन्यू 100 रुपए तो रेंट इसका 10%, अगर रेवेन्यू 1000 रुपए तो इसका 10%। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस? इसकी ब्यूटी ये है कि कल को अगर रेवेन्यू नहीं हुआ तो आपको कुछ भी किराया नहीं देना, आपका मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का हो सकता है? 0 रुपीज का। यू विल बी एट ब्रेक इवन, ना मुनाफा हुआ ना घाटा हुआ, लेकिन इसका एक घाटा भी है, इसका एक नुकसान भी है। जैसे 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 रेवेन्यू बढ़ता रहेगा आपकी लागत भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो छोटी कंपनीज है, मेरी आप जैसी कंपनीज है, उनके लिए कौन सी कॉस्ट अच्छी है? वेरिएबल। क्यों? यहाँ पे आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, मरे से मरा भी आप कितने रुपए कमाओगे? 0। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ जा सकते हो? हियर यू कैन टर्न इनटू नेगेटिव। इसलिए हम क्या कहते हैं, कौन सी कॉस्ट ज़्यादा अच्छी है? दैट इज गोइंग टू बी वेरिएबल। अब इसी बात को मैं प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, और हम 2 रेशोज निकालेंगे, रादर 3 रेशोज। एक रेशो का नाम होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। तो हम 3 फॉर्मूले की मदद से कंक्लूड करेंगे कि कौन सी कॉस्ट अच्छी होती है, दैट इज गोइंग टू बी वेरिएबल। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नाउ लिखेंगे इन फाइनेंस फिक्स कॉस्ट इज नोन एज लेवरेज। फिक्स कॉस्ट इज नोन एज लेवरेज। अब लेवरेज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक को बोलेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में आपका एग्जांपल आ जाता है ऑफिस का रेंट, और एक आपका एग्जांपल आ जाता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है इंटरेस्ट का। तो ऑफिस का रेंट डिपेंड नहीं करता कि मेरे पास कितने बच्चे हैं। सेम वाइज मान के चलिए मैंने बैंक से पैसा बोरो कर रखा है, तो मुझे बैंक को पैसा वापस करना है एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरे बिजनेस के रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, अगर पैसे से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसका इंपैक्ट निकालेंगे DOL की मदद से, इसका इंपैक्ट निकालेंगे DFL की मदद से, दोनों का इंपैक्ट निकालेंगे डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज की मदद से। एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपको कहा, मान के चलते हैं 2015-2016 आपने यूनिट सोल्ड करे 100, 120, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपये। ये केस हुआ। फिर मैंने आपको कहा आपका ऑफिस का रेंट है 50 रुपये टोटल में, और आपको बैंक का इंटरेस्ट देना है 70 रुपये, और आपका टैक्स रेट है इनकम टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को देना है, दैट इज गोइंग टू बी 10%। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, आपको क्या निकालना है? DOL निकालना है, DFL निकालना है, DTL निकालना है, और इसका क्या करना है? इंटरप्रिटेशन मुझे दे देना है। सो मैं एक्सेल का यूज करूंगा बेटा इन सभी कैलकुलेशंस के लिए। सो एक बार देखते हैं।
सो मैंने स्टार्ट करा 2015, फिर मैंने लिखा 2016 और यहाँ पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स। अब मेरा सबसे पहले आता है यूनिट सोल्ड। मैंने कितनी क्वांटिटी बेची, यहाँ पे थी 100, यहाँ पे थी 120 और यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज चेंज। लेट मी डू सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिंग एज वेल। चलिए, तो मेरी क्वांटिटी सोल्ड कितने से बढ़ गई बेटा? मेरी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ गई 20% से। अब आता है मेरा रेवेन्यू। मैंने एक क्वांटिटी बेची 10 रुपये पे, तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू था 1000, यहाँ पे मेरा रेवेन्यू हो गया 1200। मेरा रेवेन्यू भी कितने से बढ़ गया? 20% से। मेरी क्वांटिटी सोल्ड 20% से बढ़ी, मेरा रेवेन्यू 20% से बढ़ा। अब आया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट था 2 रुपये यूनिट, तो यहाँ पे चले गए 200 रुपये, यहाँ पे गए 240। मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से बढ़ गई? 20%। अब आता है कंट्रीब्यूशन। सो बेटा व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास आया कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? माय कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है 800 और यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन है 960। मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितने से बढ़ गया? मेरा सब कुछ अभी तक बेटा 20% से बढ़ता जा रहा है। अब देखना पिक्चर में कौन आएगा? अब पिक्चर में आएगा फिक्स कॉस्ट। मेरी पहली फिक्स कॉस्ट आई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मेरी रेंट, मेरा रेंट कितने का है? 50 रुपये 50 रुपये। ये कितने से चेंज हुआ? ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, 0% से चेंज हुआ। अब बताइए जो भी मेरा EBIT होगा, EBIT का मतलब क्या होता है बेटा? EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जो भी मेरा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मेरा जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? 750। यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 910। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया 21.33। अब सेल्स बढ़ रही है 20% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है 21.33। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात है? बच्चे ने कहा प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है बेटा। अब पहला लिखते हैं DOL। तो मेरा DOL का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज सेल्स। तो आपका EBIT कितने से चेंज हो रहा है? 21.33। आपकी सेल कितने से चेंज हो रही है? 20%। अब अगर इसको यहां पे सॉल्व करूं, ये आंसर आता है 1.06667। इसका मतलब क्या है? इफ सेल चेंजेस बाय 1%, इफ सेल चेंजेस बाय 1%, EBIT विल चेंज बाय 1.06। तो बच्चे ने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा चलिए अभी थोड़ी देर में देखेंगे अच्छी बात है या बुरी बात है, बट इसका मतलब क्या है? इफ सेल्स चेंज बाय 1, योर EBIT विल चेंज बाय 1.06%। सेम वाइज इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये देखिए। फिक्स कॉस्ट से पहले प्रॉफिट कितने हैं? 800। फिक्स कॉस्ट के बाद प्रॉफिट कितने हैं? 750। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो मेरा कंट्रीब्यूशन था 800 का, मेरा EBIT है 750 का। अगर मैं वापस से सॉल्व करूं तो क्या सेम आंसर आ रहा है? 1.0667। आंसर इज यस। तो करंट ईयर का क्या लेंगे? प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आफ्टर फिक्स कॉस्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.0667। फिर मेरे पास मेरी नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट आई जिसका नाम था जिसका नाम था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने दिया 70। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है बेटा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। अब मेरे पास आएगा EBT।
अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 70 रुपये माइनस कर दिए, 70 रुपये माइनस कर दिए। अब बताइए प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा है? अब प्रॉफिट चेंज हो रहा है 23.53। EBIT बढ़ा 21 से, EBT बढ़ा 23 से, क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, प्रॉफिट ज़्यादा से बढ़े। अच्छी बात है या बुरी बात है? तो बच्चे ने कहा ये भी अच्छी बात है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है, या चलिए इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। हमें टैक्स देना है 10%, यहाँ पे भी टैक्स देना है 10%। देखते हैं टैक्स कितने से चेंज हुआ। टैक्स भी चेंज हुआ 23.53, और फिर मेरे पास फाइनली मेरा आ जाता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वो अर्निंग्स हैं जो इक्विटी होल्डर्स को मिलेंगी। तो ये कितने से चेंज हो जाता है? ये भी चेंज हो जाता है 23.53। नाउ ध्यान से देखिएगा, मेरा EBIT चेंज हो रहा था 21.33, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा EBT, टैक्स या EAT कितने से चेंज हो गया? 23 से। मेरे प्रॉफिट ज़्यादा से बढ़ रहे हैं, तो बच्चे ने कहा ये भी अच्छी चीज़ है। तो मैंने फॉर्मूला बनाया, DFL परसेंटेज चेंज इन EAT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। आपका EAT कितने से चेंज हो रहा है? 23.53। आपका EBIT चेंज कितने से हो रहा है? 21.33। नाउ इफ आई सॉल्व, ये आंसर कितना आएगा? दिस डिवाइड बाय दिस, ये आंसर आता है 110 अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है EBIT विल चेंज बाय 1, EAT विल चेंज बाय 1.10। EAT ज़्यादा चेंज होगा, तो बच्चे ने कहा ये भी अच्छी चीज़ है। चलिए मान लेते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला भी है, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। फिक्स कॉस्ट से पहले, इस फिक्स कॉस्ट से पहले प्रॉफिट कितने थे? तो बच्चे ने कहा EBIT। फिक्स कॉस्ट के बाद के प्रॉफिट को बोलते हैं EBT। तो फिक्स कॉस्ट से पहले प्रॉफिट थे 750, बाद में प्रॉफिट थे 680। अब अगर इसे सॉल्व करूं, 750 डिवाइड बाय 680, क्या वापस से सेम आंसर आता है? 1.1029। आंसर इज यस। अब ध्यान से देखिए, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, बियॉन्ड माई स्कोप है, पर पहले इनका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। पहला DOL आपका कितना आया? 1.06। इसका मतलब सेल्स विल इंक्रीज बाय 1%, EBIT विल चेंज बाय 1.06, EBIT ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छी बात। फिर बच्चे ने कहा EBIT विल चेंज बाय 1%, EAT विल चेंज बाय 1.1029, ये DFL ने बताया। इसका मतलब आपके EAT ज़्यादा बढ़ेंगे, तो बच्चे ने कहा ये भी अच्छी बात। ये दोनों ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे थे, ये दोनों ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि आपके पास एक फिक्स कॉस्ट थी, आपके पास एक फिक्स कॉस्ट थी, ये वाली फिक्स कॉस्ट जो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो रहे थे? ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब काउंटर है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? चलिए इसका बाद में आंसर करेंगे। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, DTL, इन दोनों का इम्पैक्ट, परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स कितने से चेंज हुई थी? 20% से। EAT कितने से चेंज हुआ? 23.53। अब अगर इसको सॉल्व करूं, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आंसर आता है 1.1765। इसका आंसर आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। इसका आंसर होगा DTL इज इक्वल टू DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा? तो भी आंसर इतना आएगा। इसका मतलब क्या है? सेल्स विल इंक्रीज बाय 1, आपके प्रॉफिट कितने से बढ़ेंगे? आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे 1.1765। तो सेल्स को सिर्फ 1% से बढ़ना है। EAT कितने से बढ़ेगा? 1.17। अच्छी बात या बुरी बात? तो बच्चा अभी तो कह रहा है अच्छी बात। चलिए एक बार समरी लिख लेते हैं ताकि हम सेम पेज पे हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मेरे पास था बेटा
DOL, DOL का फॉर्मूला खुद बनाइए, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। नेक्स्ट DFL का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो चेंज के थ्रू आंसर था। फिर मैंने कहा था एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है, तो बेटा सिर्फ यहाँ पे फोकस करना, सिर्फ यहाँ पे। अब फॉर्मूला खुद बनाने की कोशिश करिए। खर्चे से पहले प्रॉफिट को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, खर्चे के बाद के प्रॉफिट को बोलते हैं EBIT। खर्चे से पहले के प्रॉफिट को बोलते हैं EBIT, खर्चे के बाद को प्रॉफिट को बोलते हैं EBT। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 800 डिवाइड बाय 750, 750 डिवाइड बाय 680, तो भी क्या मेरे पास सेम आंसर आ जाते हैं? आंसर इज यस। अब बच्चे ने कहा सर फिक्स कॉस्ट का होना तो अच्छी बात थी, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँगा बेटा, और देखना आंसर कैसे चेंज हो जाते हैं। अब मैं अज्यूम करूँगा कि मेरी सेल बढ़ नहीं रही, मेरी सेल गिरेगी 20%। अभी तक सेल बढ़ रही थी 20%, अब सेल को गिरा दूंगा 20%। जैसे ही सेल 20% से गिरेगी, आपके प्रॉफिट 20 से नहीं गिरेंगे, आपके प्रॉफिट कितने से गिरेंगे? 23 से। सो लिवरेज का मतलब क्या है कि अगर कल को सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, अगर कल को सेल्स गिरी तो प्रॉफिट ज़्यादा गिरेंगे। एंड वी डिसलाइक वॉलेटिलिटी, हमें बहुत प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहिए। कल को जब सेल 20 से गिरेगी, प्रॉफिट 20 से नहीं गिरेगा, प्रॉफिट 23 से गिरेगा। तो मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 80। मेरी सेल कितने से गिर रही है? 20%। अब ध्यान से देखिए आपके प्रॉफिट कितने से गिर रहे हैं? 23%। कोई भी रेशो क्या चेंज हो रही है? आंसर इज नो। जो रेशोज आपने निकाली थी वो एज इट इज कांस्टेंट है, कोई भी रेशो चेंज हो रही है? आंसर इज नो। अब ध्यान से देखना, सेल गिरी है, सेल गिरी है 20% से, प्रॉफिट गिरे हैं 23% से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट कम नहीं हुई। जब यूनिट कम बिकी तो फिक्स कॉस्ट तो कम नहीं हुई, जिसकी वजह से प्रॉफिट और कम हो गए। तो क्या बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए? अगर आप छोटे प्लेयर हो तो आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फिक्स लॉस कॉस्ट की वजह से आप किस में जा सकते हो? लॉसेस में जा सकते हो। अगर आप बड़े प्लेयर हो तो बड़े प्लेयरों को क्या चाहिए होता है? बड़े प्लेयरों को तो फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, लेकिन छोटे प्लेयरों को क्या नहीं चाहिए? छोटे प्लेयरों को फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए। सो व्हाट वी वांट इन बिजनेस, हमें कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए, वी वांट वेरिएबल कॉस्ट। और अगर सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही होगी तो आपका DOL, DFL, DTL सब कितना आएगा? सब 1 आएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, 0 0 0, अब आप देखिए आपके सारे कितना आ रहा है? आपका सब कुछ 1 आ रहा है। सब कुछ 1 का मतलब है कि कल अगर रेवेन्यू 20 से गिरा तो प्रॉफिट भी कितने से गिरेगा? प्रॉफिट भी 20 से ही गिरेगा। अगर कल प्रॉफिट रेवेन्यू 20 से बढ़ा तो प्रॉफिट भी कितने से बढ़ेगा? प्रॉफिट भी 20 से बढ़ेगा। ठीक है बेटा। सो एक बार मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, we have done DOL, percentage change in EBIT, percentage change in sales. Then we done DFL, percentage change in EAT upon percentage change in EBIT. फिर हमने करा DTL, दोनों का क्या था? मल्टीप्लिकेशन। फिर DOL का एक और फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन खुद बनाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फिर फॉर्मूला था DFL, EBIT अपॉन EBT। ये आपका क्या बन जाता है? ये आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर इसमें 2 पॉइंट और हैं, एक को बोलते हैं बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक आपका पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो ये भी मतलब आपको आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आपकी धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ अगर मैं बात करूं, आपकी मम्मी ने एक रोटी बनाई, ठीक है, एक रोटी में मम्मी को लगा 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स लग गए।
दूसरी रोटी में क्या मम्मी को 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, 10 मिनट से कम लगेंगे? तो बच्चे ने कहा दूसरी रोटी में मम्मी को 10 मिनट से कम लगेंगे, मान के चलते हैं 8 मिनट। तीसरी रोटी में लगे 7 मिनट, तो मम्मी क्या होती जा रही है, एफिशिएंट होती जा रही है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जो भी आपने नेक्स्ट यूनिट बनाई, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जा रही है, कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आता है इकोनॉमीज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इसका मतलब है, मान के चलिए आज मैं बच्चों को CFA पढ़ाता हूँ, तो मेरे ऑफिस का रेंट है, मेरा एडमिन है, मेरा ऑफिस बॉय है, मेरा LMS का खर्चा है। कल मैंने आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पढ़ाना सिखा दिया। ना मैं काउंटर इज, क्या मेरे सारे खर्चे उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे? आंसर इज नो, मेरे खर्चे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्या मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा? यस। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है कि आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड करा जो आपके रेवेन्यू को तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली उसी रेशो में खर्चे नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। दोनों की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है पर यूनिट, जिसकी वजह से मार्जिन बढ़ता है। और यहाँ पे क्योंकि खर्चे बढ़ते नहीं है नए प्रोडक्ट के आने की वजह से, जिसकी वजह से आपके मार्जिन क्या हो जाते हैं, आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो बेटा ये था मेरा DE। एक बार देख लेते हैं। डी में हमने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। फिर हमने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पे बेटा एक बात और है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला होता है डेटर डे प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है? बेटा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे FSA में। डेटर डे का मतलब होता है आपने लोगों को माल उधारी पे बेचा है, पेमेंट आनी है। तो मान के चलते हैं मेरे केस में 20 डेज। तो जिन लोगों को माल उधारी पे बेचा है वो हमें पेमेंट कितने दिनों के अंदर कर देंगे, 20 दिनों के अंदर। डेटर मीन्स इनसे पैसा आना है। इन्वेंट्री, जो भी माल दुकान में पड़ा है उसे बेचने के लिए हमें कितने दिन चाहिए? मान के चलते हैं उसे बेचने के लिए हमें 20 दिन चाहिए। तो बताइए मेरा टोटल पैसा कितने दिनों के लिए फंसा है? 40 दिन। 20 दिनों के अंदर मेरी फंसी हुई पेमेंट आने वाली है, और माल बेचने के लिए भी मुझे कितने दिन चाहिए? मुझे माल बेचने के लिए भी 20 दिन चाहिए। तो मेरा टोटल पैसा कितने दिनों के लिए फंसा है? 40 दिनों के लिए। इसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। फिर आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जिन लोगों से आपने माल खरीदा है उनकी पेमेंट आप कितने दिनों के अंदर करोगे? तो मान के चलते हैं उनकी पेमेंट मैं करूंगा 40 डेज के अंदर। तो इसको बोल देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब बताइए नेट मेरा पैसा कितने दिनों के लिए फंसा है? तो नेट मेरा पैसा फंसा है 0 दिनों के लिए। अब लॉजिकली सोचिए, अगर यहाँ पे ये 0 होता तो मेरा पैसा कितने दिनों के लिए फंसा होता? 40 डेज। और मान के चलते हैं ये नंबर अगर 100 होता तो ये आंसर कुछ नेगेटिव आता, -60 डेज। ना मैं काउंटर इज, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर ये नंबर 0 है तो ना आपको किसी का देना है ना किसी से आपको पैसा आना है। और अगर ये नंबर नेगेटिव है इसका मतलब आपने औरों का पैसा रोक रखा है। तो बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब आपने अपना पैसा तो होल्ड नहीं करा, लेकिन औरों का पैसा आपने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। अब लॉजिकली सोचिए, आज आप जाते हो हल्दीराम के स्टोर पे, क्या हल्दीराम आपको क्रेडिट पे माल बेचता है? आंसर इज नो। वो कहता है पहले पैसे। तो हल्दीराम की बुक्स में हल्दीराम की बुक्स में डेटर कितने हैं? 0। वो माल उधारी पे बेचता ही नहीं है। इन्वेंट्री जो बनाता है फटाफट बिक जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, इन्वेंट्री कितनी है? 0। लेकिन क्या यही हल्दीराम औरों से माल उधारी पे खरीदता है? आंसर इज यस। मान के चलते हैं 40 दिन। तो अपने तो 0 हैं, लेकिन औरों का पैसा कितने दिनों के लिए रोक रखा है? 40। तो इनका नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा या कैश कन्वर्जन साइकिल कितना आएगा? -40 डेज। क्या ये अच्छी बात है? आंसर इज यस। इसका मतलब आपने क्या कर रखा है? औरों के पैसे को क्या कर रखा है? औरों के पैसे को रोक रखा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू शो यू यूनिलीवर। अब ध्यान से देखना, यूनिलीवर 2016। डेटर डेज कितने हैं? डेटर डेज हैं 20 दिन। अपना पैसा कितने दिनों में अपने कस्टमर से ले लेता है? 20 दिनों के अंदर। इन्वेंट्री डेज, अपने माल को कितने दिनों के लिए बेचता है? 52 डेज के अंदर अपने माल को बेच देता है। तो टोटल पैसा कितने दिनों के लिए फंसा है? 72।
यही यूनिलीवर ऑर्डर से उधारी कितने दिनों के लिए करता है 140, तो नेट नेट पैसा कितने दिनों के लिए फंसा है -66। इसको किसी का नहीं देना, इसका पैसा किसी ने नहीं रोक रखा, रादर इसको लोगों का पैसा देना है 66 डेज का। क्या ये अच्छी बात है? ये प्रूफ करता है आप क्या हो, ये प्रूफ करता है कि आप एक मार्केट लीडर हो। सेम वाइज आप खुद सोचिए, आपका स्कूल था, आपका स्कूल आपको बोलता है 3 महीने की पेमेंट पहले कर दो, लेकिन यही स्कूल टीचर्स की पेमेंट पहले करता है या बाद में करता है? टीचर्स की पेमेंट बाद में करता है। तो स्कूल के पास भी क्या है? बार्गेनिंग पावर। डेटर तो जीरो है, डेटर तो जीरो है, लोग किसी को उधारी पे माल देता ही नहीं है, लेकिन क्रेडिटर क्या खड़े हैं? आंसर इज यस। ये क्या दिखाता है? ये आपकी पावर को दिखाता है और ये बताता है कि आपका पैसा नहीं रुका, आपने किसी और के पैसे को क्या कर रखा है? रोक रखा है। ठीक है, सो बेटा विद दिस व्हाट वी हैव कवर्ड कॉन्सेप्ट नंबर डी, कॉन्सेप्ट नंबर ई। एक क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा। तो पहले हमने बात करी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं लिवरेज। लिवरेज दो तरीके की है, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग, एक को बोलते हैं फाइनेंसिंग। बिजनेस में लिवरेज नहीं होनी चाहिए, हमने तो पहले ही कंक्लूड करा। फिर हमने कहा DOL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका शॉर्ट फॉर्मूला था, कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे EBIT के साथ। फिर DFL का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसका शॉर्ट फॉर्मूला था EBIT डिवाइड बाय EBT, और DFL का फॉर्मूला था इन दोनों का समीशन। ये दोनों ही नंबर्स किसके पास होनी चाहिए? रादर तीनों ही नंबर्स किसके पास होनी चाहिए? 1 के पास होनी चाहिए। फिर हमने कॉन्सेप्ट करा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। दोनों की वजह से क्या होते हैं? मार्जिन बढ़ जाते हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट करा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होनी चाहिए? वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। आइए बेटा, हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। एक बार फटाफट से अपने क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, आपने 10,000 यूनिट बेची एट अ प्राइस ऑफ 5। आपका फिक्स कॉस्ट है 8,000, इंटरेस्ट है 2,000, वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपये, आपका EBIT है 12,000, आपको DOL निकालना है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। तो बेटा इसमें हम चेंज वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, हम अपना क्या लगाएंगे? अपना छोटे वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपने कितनी क्वांटिटी बेची? तो मान के चलते 2015 है, तो आपने कहा यूनिट सोल्ड 10,000। सबसे पहले बेटा आप निकालिए अपना रेवेन्यू। आपका प्राइस है 5 रुपये, तो रेवेन्यू हो गया 50,000। वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपये, तो ये हो गया 30,000। सो व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 20,000। माइनस करिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है 8,000, तो अब आपके पास आ जाएगा आपका EBIT। आपका EBIT है 12,000। तो बेटा इसकी मदद से तो पहले DOL निकल आएगा। DOL कितना? 12,000 डिवाइड 20,000 डिवाइड बाय 12,000। मेरा पहला नंबर आता है 1.6667। फिर मैंने कहा माइनस फाइनेंसिंग कॉस्ट। मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट है 2,000 की। मेरा EBT आ जाता है 10,000। सो व्हाट विल बी माई DFL? मेरा DFL आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 10,000। ये आंसर है 1.2। सो 1.66 एंड 1.2, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज C। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, अपसाइड डाउनसाइड रिस्क आर मोस्ट लाइकली इंक्लूडेड इन। बेटा रिस्क तो दोनों रिपोर्ट्स में इंक्लूडेड होता था, इनिशिएटिंग कवरेज में भी इंक्लूडेड होता था, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में भी इंक्लूडेड होता था। सो डाउनसाइड रिस्क अपसाइड रिस्क कहाँ पे इंक्लूडेड है? इट इज इंक्लूडेड इन बोथ द रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपनी है जिसके पास एक्सेस है चीप एनर्जी का, ये अपना माल किस पे बेच पाएगा? A natural resource company having access to cheap energy most likely will able to sell the output at। So ध्यान से देखिए बेटा, आप अपना आउटपुट किस पे बेच पाओगे? आप अपना आउटपुट तो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही बेच पाओगे, जो भी उसकी मार्केट में कीमत है डिमांड सप्लाई के थ्रू। लेकिन क्योंकि आपको एनर्जी एक सस्ते रेट पे मिल रही है, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, आपकी इनपुट कॉस्ट लोअर होगी, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स क्या होंगे? आपके मार्जिन्स बेटर होंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो अज्यूम करते हैं टाटा मोटर्स स्टील बाय करता है टाटा स्टील से गाड़ियां बनाने के लिए।
तो वो गाड़ियां बेचेगा किस पे? वो गाड़ी तो उसी रेट पे बिकेगा जिस रेट पे गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन इसकी इनपुट कॉस्ट कम होगी क्योंकि अपनी कंपनी से ले रहा है, टाटा स्टील से स्टील ले रहा है, इनपुट कॉस्ट कम होगी जिसकी वजह से मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। सवाल ध्यान से पढ़िए। अ नेचुरल कंपनी हैविंग एक्सेस टू चीप एनर्जी मोस्ट लाइकली एबल टू सेल आउटपुट एट, तो अपना माल किस पे बेच पाएगा? वो अपना माल मार्केट प्राइस पे ही बेच पाएगा। फिर मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेप इन डूइंग कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट इज गोइंग टू बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाहता है कि कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, तो इससे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है ना? मान के चलते हैं कंपनी के पास 500 करोड़ है और कंपनी 500 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है, तो सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि मैं पैसा कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ ना। फॉर एग्जांपल कंपनी कह सकती है मैं होटल स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ। तो पहले तो कंपनी को ये देखना है कि इस पैसे को वो कहाँ कहाँ लगा सकती है जिसमें इसकी एक्सपर्टीज भी है। तो सबसे पहले कंपनी ये देखेगी कि कंपनी पैसा कहाँ लगा सकती है। फिर जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है, कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को क्या करती है? उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डूइंग कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना है कि हम पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ आइडियाज़ हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? कंपनी फोरकास्ट करती है कैश आउटफ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है, फिर जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपनी पैसे को वहाँ पे लगा देती है। सबसे पहला काम क्या होता है? इवैल्यूएट करना कि कहाँ कहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो बेटा विद दिस व्हाट वी डिड, वी कवर दिस चैप्टर। ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर था। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 LOS थे और मेनली थ्योरी इन नेचर था। अब आपको करना क्या है? अब जितना मैंने इस PDF में कराया है इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। आई डोंट थिंक कि आपको अब श्वेजर रीड करने की ज़रूरत है। आप सीधा अपने वेबसाइट के ऊपर चले जाइए CFA की और अपने LES को सॉल्व कर दीजिए, लर्निंग इकोसिस्टम को सॉल्व कर दीजिए। हैविंग सेड दैट, इस चैप्टर के ऊपर एक केस स्टडी भी गिवन है, उस केस स्टडी को करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पेपर में सिर्फ MCQs आएंगे, केस स्टडीज़ नहीं आती हैं, तो केस स्टडीज़ को अवॉइड कर देंगे और फट से इस चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमने चैनल पे इक्विटी के सारे चैप्टर डाल दिए हैं, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, तो ये 2 चैप्टर भी मैं जल्दी से डाल दूंगा। एंड उसके बाद बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद मैं एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा क्या कवर करा दूंगा, 10 या 12 घंटे के अंदर मैं आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कवर कर दूंगा। सो येस, वंस वी कंप्लीटेड विद इक्विटी, हम क्या लेके आएंगे? एक 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, सो आई होप मेरी ये इनिशिएटिव सब बच्चों को अच्छे लग रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स की मदद से बताते रहिए कि क्या चीज़ें आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि बेटा देखो मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या समझ नहीं आ रही है और कैसे हम इन वीडियो को बेहतर बना सकते हैं। मेरा टारगेट है कि हर बच्चा मेरा कितना स्कोर करे? 1875 प्लस स्कोर करे। कल जब आपका रिजल्ट आए तो आप 1875 से ज़्यादा आपको क्या करना है? स्कोर करना है, तभी हम इन वीडियोस को बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता जाऊंगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते जाइए ताकि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाए। ठीक है, इसी के साथ बेटा मैं इस वीडियो को रैप अप करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हाँ, इसी तरह सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।